मिसबा जी, गुड इवनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कौन सा टॉपिक। शिवांगी जी, गुड इवनिंग। कोई भी लाइन, कब कौन सी लाइन यूपीएससी पूछेगा ये मुझे भी नहीं पता। मेरे मुंह से कौन सी बात जो निकल रही है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट तो है। मैं बता भी रहा हूं, कई बार नहीं बता पा रहा हूं कि भाई ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, बट समझाने के क्रम में बता रहा हूं। और वो यूपीएससी में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका 1 मार्क्स, 1.33 मार्क्स गया। और नेगेटिव अटेम्प्ट लिया तो और ज्यादा जाएगा, है ना, पेनल्टी भी लग जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? चलिए, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या है ये, इस पे आज हम थोड़ा सा, इसको इकोनॉमी वाला सेक्शन चल रहा है हमारा, तो इसको हम देख लेते हैं। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, मार्च मंथ का ही चल रहा है ये, ठीक है। कमेंट थोड़ा सा ज्यादा कीजिएगा तो ज्यादा मुझे, वो क्या कहते हैं, मोटिवेशन काइंड ऑफ, ठीक है। चलिए, आरबीआई ये जारी कौन करता है, पहले तो ये समझ लीजिए। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है, यानी भारतीय आरबीआई की नई प्राथमिकता क्षेत्र, यानी कि कुछ ऐसी प्रायोरिटी वाली सेक्टर्स हैं जिसपे आरबीआई ने फोकस किया है ऋण देने के लिए, लोन देने के लिए। और ये एप्लीकेबल कब से होगा? 1 अप्रैल, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा डिटेल में नहीं, कुछ बेसिक चीजें हैं। ये किस एक्ट से जारी किया जा रहा है? तो बैंकिंग अधिनियम है इसका, 1949 का। ये धारा वारा छोड़ दीजिएगा, ये एक्ट इंपॉर्टेंट है। जो दिशा निर्देश जारी किया गया है, किस नियम या किस एक्ट के तहत किया गया है? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 1949 का। आरबीआई इसी से गवर्न होता है, पहली चीज, बात खत्म। अब आते हैं प्रीलिम्स का कोर सेक्टर पे, कि सभी जो कमेंट इसमें कौन कौन आएंगे या किस पे एप्लीकेबल होगा आरबीआई का, तो तमाम पे होगा, ठीक है। जिसमें आरआरबी, एसएफबी, एलएबीएस, ठीक है, शामिल होगा। प्राइमरी और सहकारी, यूसीबीएस, ये भी शामिल होगा। लेकिन सैलरी अर्नर बैंक को छोड़कर, किसको छोड़कर, ये इंपॉर्टेंट है। अब यूपीएससी क्या करता है, इसमें बस एक लाइन जोड़ देता है, एक वर्ड, सिंगल वर्ड, सभी, ऑल, इट्स एप्लीकेबल इन ऑल बैंक। आपने जोश में आके कर दिया, बस बात खत्म। फिर कहा सर हमने तो ये पढ़ा था, वो पढ़ा था। फोकस कहां करना है ये समझ लीजिए। तो सभी बैंक नहीं है, कुछ बैंक को छोड़कर है। तो ये होता क्या है, ये पीएसएल, पीएसएल मोटे तौर पर वैसे क्षेत्र जो या वैसा सेक्टर जो है, जो देश के विकास में, समग्र होलिस्टिक डेवलपमेंट में के लिए आवश्यक माने जाते हैं, जहां पे जो ऋण प्रवाह को प्रोत्साहित करना जरूरी होता है। यानी एमएसएमई देख लो यार, ठीक है। इसके लिए कुछ कमिटियां भी बन गई, जैसे कुछ ऐसे सेक्टर जिसमें पैसा लगाना ही पड़ता है। जैसे आम लेमैन टर्म्स में मैं अगर हम बात करें, तो बहुत सारे लोग आपको टीवी चैनल पे या फिर बोलते हुए मिल जाएंगे, अरे अडानी को बहुत सारा पैसा दे दिया, अंबानी को बहुत सारा पैसा दे दिया, कहते हैं ना। जल्दी यस या नो बताइए, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं ये भी बताइए भाई, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है। हाँ, अब जरा सा ध्यान से समझिए उन सेक्टर्स को, जो एक तो हमारा जो औद्योगिक क्षेत्र है, एग्रीकल्चर सेक्टर और सर्विस सेक्टर, ये तो इसका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं हमारे देश में। सीधा हमने यहां से यहां ट्रांसफर किया है, कूद के ट्रांजेक्शन फेज हुआ है। तो ये एक तो डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप्ड है अभी भी, स्टिल, ठीक है। और ज्यादा जॉब जो क्रिएट हो रहा है अब सर्विस सेक्टर दे रहा है। तो इस सेक्टर को अगर हम, किसानों के लिए तो बहुत सारे योजनाएं हैं, बट यहां भी अगर इस जो जो जॉब क्रिएट करता है, प्रोडक्शन की बात करें, है ना, तो पूरे देश को संभालने का, उसकी बैकबोन का काम क्या करता है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर करता है, बड़े लेवल पे भी और छोटे लेवल पे भी, दोनों लेवल पे। अब इसके लिए यहाँ पे बराबर आपको
इनको अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, लोन की जरूरत पड़ती रहेगी। तो अगर इन सेक्टर्स पर फोकस नहीं किया गया तो देश बहुत पीछे चला जाएगा। तो जो मंद बुद्धि के लोग हैं जो कहते हैं अडानी अंबानी को इतना लाख करोड़ रुपए माफ किया गया, माफ वाफ कुछ नहीं होता, सरकार किसी की नहीं होती है। आपने कभी ये तो नहीं कहा कि भैया ये जो कंपनी एक्ट जो आया है 13 का, इससे हम प्रॉफिट में टैक्स तो दे रहे हैं बट प्रॉफिट में से भी 2% और 3% वो अमाउंट वेलफेयर में खर्च करना होगा। वेलफेयर सीएसआर लायबिलिटी है ना, ये तो किसी ने नहीं कहा। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं तो 1969 इंपॉर्टेंट नहीं है बट एक लाइन में समझ लेना, गाडगिल समिति आई थी 1969। ये किसी पीसीएस वगैरह में, बीपीएससी वगैरह में पूछ लेता है कई बार, अगर किसी को देना हो, ठीक है, पीएसएल। तो गाडगिल समिति जो है ये एरिया अप्रोच की सिफारिशें की, जिसको लीड बैंक, इसी के आधार पे, इसी के रिकमेंडेशन पर लीड बैंक की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1972 में इसे फॉर्मल ये दिया गया ताकि स्ट्रक्चरल जो वे में, यानी बैंक से लोन लेके ले सके जो नीडी हैं, ठीक है, तो वंचित क्षेत्र को ऋण मिल सके। 82 में घोष समिति ये आई है, तो उन्होंने उसके उसका कैटेगराइजेशन किया और फिर से रिस्ट्रक्चर करके, तो ये तीन जो है, गाडगिल समिति, घोष समिति, इज रिलेटेड टू किससे? पीएसएल से। पीएसएल प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। अब उसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है। अमेंडमेंट क्या हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिशा निर्देश जो दिया, जो डायरेक्शन दिया आरबीआई ने, वो इंपॉर्टेंट है। अब इस बार नहीं पूछा तो अगली बार पूछेगा, क्योंकि हर वर्ष इसमें संशोधन होता रहे, अमेंडमेंट होता रहे, ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति अगर शिक्षा एजुकेशन लोन लेना है 25 लाख का, सामाजिक अवसंरचना के लिए जैसे आप कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, स्कूल है, सैनिटेशन है या पेयजल है, ठीक है, उसके लिए 8 करोड़ रुपया। आवासीय और कृषि ऋण की सीमा भी इसमें बढ़ाई गई है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो 35 करोड़ तक सार्वजनिक उपयोग के लिए, अगर परियोजनाओं के लिए। व्यक्तिगत परिवारों के लिए 10 लाख रुपए तक का अगर आप सेटअप बढ़ाना चाहते हैं तो उस तरह से आपको मिल सकता है। यूसीबी के लिए बात करें, यानी म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के लिए, ठीक है, तो उसका लक्ष्य भी उन्होंने अपना टारगेट बढ़ाया कि 40% से बढ़ा के हम उन पे ज्यादा फोकस करें। 60% अब उनको लोन अमाउंट दिया जाएगा। 60% मतलब पूरा टोटल अमाउंट का 60% जो है वो यूसीबी के लिए है, अर्बन इसके लिए, ठीक है। तो सूक्ष्म उद्योग की अगर हम बात करें तो 7.5, कमजोर वर्ग के लिए 12%। ये इतना ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं, बट यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पीसीएस में एक ही चीज पूछ सकता है बहुत ज्यादा, तो एक पॉइंट ये हो गया आपका पीसीएस, हालांकि यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एक पॉइंट आपका ये पूछ लेगा, ये जो मैंने आपको मेंशन करके दिया, वो भी क्या कहते हैं, यूपीपीसीएस नहीं, बीपीएससी पूछ लेगा, मगर मैच द फॉलोइंग वगैरह में, ठीक है, कई बार पूछ लेता है। अब इसमें एक खास बात क्या है, ट्रांसजेंडर को पहली बार शामिल किया गया है। मार्जिनलाइज जो फार्मर्स हैं हमारे, जो जिनको बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में फंसे हुए किसान हैं, कारीगर है, एसएसजी सदस्य है, एसटी एससी, दिव्यांगजन, अल्पसंख्यक समुदाय, सभी इसमें आ जाएंगे। तो एक लाइन की बात, सभी आ गए। कमजोर वर्ग में विस्तार किया गया है, यानी उसका जो दायरा है वो बढ़ाया गया, एक्सटेंड किया गया। महिलाओं को भी देख लीजिए 2 लाख रुपए तक। हाँ, लेकिन ये शहरों पे लागू नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आईएएस में पूछा जाएगा, यानी कुल मिला के देखे तो ये आपका आपको दिख गया। बट ये अब यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, ये आपको करना इंपॉर्टेंट है। कैसे याद रखोगे? पढ़ना बहुत इजी है बट उसको रिटेन रखना ये चैलेंजिंग है, राइट।
सो आपको करना क्या होगा, घरेलू जैसे कुल जो टोटल अमाउंट है विदेशी बैंक शाखा सब में, घरेलू हो या विदेशी हो, उनके लिए लक्ष्य वगैरह टारगेट क्या है, विदेशी बैंक के लिए कितना टारगेट है, ठीक है। तो इसमें आप 3 चीजों पर फोकस कर सकते हैं, कृषि पे, सूक्ष्म उद्योग पे, माइक्रो पे और कमजोर वर्ग पे। तो ऊपर में जो मैंने आपको डिटेलिंग बताई है उसी का ये चार्ट फॉर्म है, कर लो इसको यूपीएससी के लिए। डेटा नहीं पूछेगा यूपीएससी कभी भी, लेकिन स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। क्लियर है, कमेंट करके बताओ। चलो, उसका अन्य जो प्रावधान वगैरह जो है, ठीक है, कुछ अन्य प्रावधान, बैंक ने एनबीएफसी को वो जो को लैंडिंग मॉडल को मान्यता दी है, ठीक है, ये सब पीएसएल का व्यापारिक लक्ष्य, ठीक है, असाइनमेंट, ठीक है, इतना ठीक है। अन्य प्रावधान को आप छोड़ सकते हैं। सिस्टम में अनुपालन को बेहतर बनाने के लिए 4 प्रकार थे। हाँ, अब आ जाइए, ये हो गया आपका मेंस का पॉइंट। अगर हमें प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग को थोड़ा अपग्रेड करना है, ठीक है, या उसको ऑपरेशनलाइज को थोड़ा सा अच्छे से तरीके से करना है, तो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, जनरल एंड वीकर सेक्शन के लिए ये टर्म्स जो है अलग अलग, मतलब पीएसएल एलसी है, इसको 16 में थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज किया गया। सीएमएल सीएलएम क्या है, तो ये एनबीएफसी और बैंकों का संयुक्त रूप से ऋण प्रदान करता है, को लैंडिंग मॉडल है ये। को लैंडिंग मॉडल अभी हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे जो को लैंडिंग मॉडल है ये देख लीजिए, दोनों मिलके करेंगे यहाँ पे एनबीएफसी को लैंडिंग मॉडल। तो ये क्या है, इसको डिफाइन कर दिया गया। अब आपसे यूपीएससी यही पूछ लेगा, ये को लैंडिंग मॉडल क्या है। अभी सभी ऋण के लिए ये प्रस्तावित है, पीएसएल और नॉन पीएसएल दोनों के लिए प्रस्तावित है। यूपीएससी क्या करेगा भाई, यहीं पे एक खेला कर देगा आपके साथ, खेला हॉबे हो जाएगा, केवल ओनली नॉन की जगह ओनली पीएसएल कर देगा। तो कहने का मतलब और क्या किया जा सकता है, पीएसएल अभी जो मार्जिनाइज सेक्शन है उन तक लोन अगर डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा है तब तो ये काम की चीज है। डेफिनेटली उनको टारगेट किया गया है, जो अब तक हाशिए पे मार्जिनाइज सेक्शन है उनके लिए। भविष्य में क्या हो सकता है इन फ्यूचर, डेटा आधारित स्कोरिंग है, एआई है, सैटेलाइट तकनीक, पारदर्शिता, ये सब करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होना होगा, ऑब्वियस है, ताकि मार्केट हो, आउटपुट इसका जो आधारित लक्ष्य निर्धारण दिशा में सुधार अभी अपेक्षित है, यानी कि ये निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं। तो आपने क्या किया, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, प्रीलिम्स के लिए तो बता दिया, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कहां पे पूछा जा सकता है ये, जैसे कि मार्जिनाइज सेक्शन के लिए सरकार क्या कर रही है, क्या उनको ऋण मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में आम व्यक्ति क्या करता है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, बट आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप इस तरह की स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते, आप समस्या समस्या नहीं चिल्ला सकते, आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। तो गवर्नमेंट एक क्या स्कीम लेके आई है, और आपको ये भी बताना है कि गवर्नमेंट की स्कीम में क्या क्या हम और नीड टू इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव हम किस एरिया में कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर ये डेटा हम एक पूरा कलेक्शन कर ले, डेटा आधारित स्कोरिंग हो, एआई का यूज कर सकते हैं, सैटेलाइट तकनीक का यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का, ट्रांसपेरेंसी लाया जा सकता है इस मार्केट में। ये देखो, अनुपालन के लिए एग्रीकल्चर में किसको पैसा हम दे रहे हैं, लोन अमाउंट दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कैपेबल को दे रहे हैं, इनकैपेबल को दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, ठीक है। आधारित बाजार और आउटपुट आधारित लक्ष्य निर्धारण की दिशा में सुधार अपेक्षित है, मतलब कि इसमें अभी और सुधार की गुंजाइश है। बस ये लाइन आपको मेंस में एज इट इज लिख देना है। तो किस क्वेश्चन में कैसे लिखना है, ठीक है। तो यूपीएससी इस बार इससे पूछेगा आपको, ये 2 टॉपिक से, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, अलग से आप लोग कॉपी में चाहे तो लिख के रख लीजिए,
2 पेज 3 पेज बना लीजिए, डेली के क्लासेस होते हैं उसमें अलग अलग आप टॉपिक मुझे लिखकर, मतलब डेली बेसिस पे नहीं, मतलब आप पूरा वीकली आप दे सकते हैं, कोई भी सब लोग भेज दीजिए ग्रुप में, तो आपका एक अलर्टनेस रहेगा। 90% जनता तो अलर्ट ही नहीं है। फिर इस क्वेश्चन को देखने के बाद सर पता नहीं कहां से आ गया, कैसे आ गया। भाई सरकार इतना काम कर रही है इसलिए आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्लियर है, कोई डाउट है तो बताइए, कोई क्वेश्चन है? पढ़ के कितने लोग आए थे? शिवांगी जी पढ़ा है, ठीक है। तो कोई भी मन में अगर डाउट आ रहा है या फिर नहीं समझ में आया तो फिर से बोलिए, मैं फिर से बता दूंगा, नो इश्यू, ठीक है। क्योंकि आगे बढ़ के कोई फायदा नहीं है अगर पीछे का आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। माइक्रो फाइनेंस, इसका 50 वर्ष हुआ है, पूछा जाना चाहिए, यूपीएससी। ये स्वयं सहायता समूह जो है, सेवा वाला बैंक, जो गुजरात में स्टार्ट हुआ था, इसने 50 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? माइक्रो का मतलब छोटा, स्मॉल, एकदम माइक्रो लेवल पे। माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस है ना, गरीब परिवार हो या छोटे व्यवसाय को बैंकिंग सेवाओं से हम, यानी बैंकिंग जो सर्विस है उससे हम लोन अमाउंट उनको प्रोवाइड करवाते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज में। तो ऋण देने के अलावा क्या इनका काम सिर्फ ऋण देने का है कि सिर्फ लोन ही देंगे? नहीं यार, ये जमा भी स्वीकारेंगे, ये इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे, वित्तीय सलाहकार और ट्रेनिंग भी देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। माइक्रो फाइनेंस में क्या केवल लोन अमाउंट आता है देना? शिवांगी जी, जवाब है यस या नो? जल्दी बताओ जी सर, अरे बताओ यस या नो। नो, देखो टाइम लग गया इनको करने में, इतने देर में तो चिड़िया चुग गई खेत। यानी माइक्रो फाइनेंस का मतलब केवल, अगर मैं आपसे ये पूछूं हाँ कि माइक्रो फाइनेंस केवल गरीबों को पैसा देने का काम करता है, लोन देने का काम, जवाब है नहीं। क्या क्या करता है भाई? वो जमा भी, आप उस बैंक में अपना पैसा भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा वो इंश्योरेंस मिलेगा आपको, अगर वित्तीय सलाह अगर चाहिए, ठीक है, तो वो मिल जाएगा। मिसबा जी, गवर्नेंस, अरे गवर्नेंस क्वेश्चन, ठीक है चलो, ये समझ में आया। तो मोहम्मद यूनुस का जो था, इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, इसलिए नोबेल भी मिला। अब बांग्लादेश का उद्धार कर रहे हैं ये, है ना। चलिए, तो अब आ जाते हैं मेंस पॉइंट पे। ये तो हो गया प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्या है? और ये एवरग्रीन टॉपिक है, यानी आप किसी, हर साल आपको उसको प्रिपेयर करके ही जाना पड़ेगा। नाबार्ड ने का एक स्वयं सहायता समूह बैंक लिंक प्रोग्राम दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, ठीक है, गरीबी उन्मूलन का। और इसने एसएसजी के माध्यम से लगभग 18 करोड़ परिवारों को सपोर्ट भी किया है। वेरी गुड, इसलिए इंपॉर्टेंस है इसका। यानी गरीबी उन्मूलन के लिए वैसे परिवार जो एपीएल, बीपीएल एंड एपीएल के बीच में वेरी करते रहते हैं, अगर आपको आपने मदद नहीं की तो सीधा बीपीएल में आ जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए, है ना। तो 46% जो है पूरा जो अमाउंट की अगर हम बात करें, आर्थिक विकास और उद्यमिता में अगर हम बात करें टॉपिक पे, तो 20,000 से कम मासिक आय वाले वैसे परिवारों को मिलेगा इसका 46%, यानी 100 रुपीज का 46, 100 रुपीज का 46 जो रुपीज है, ये हम फोकस करेंगे इन जिनकी आय वार्षिक रूप, मासिक रूप 20,000 से परिवार में, चलो मुझे मिल जाएगा, है ना। सो मुख्य रूप से छोटे व्यवसाय और पशुपालन के लिए दिया जाता है, अब नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए। सो महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 88%, जितने भी अकाउंट में अगर हम बात करें, 88% अगर फीमेल किसी
जो स्वयं सहायता ग्रुप है उसको लीड कर रही है, महिला कोई कर रही है, हेड जो है वो महिला उसको हेड कर रही है, डेफिनेटली वहां जाएगा। तो इससे वुमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है। केरल का कुटुंबश्री देख लो, ये महिलाओं को वित्तीय स्थिति को थ्रिफ्ट और क्रेडिट कार्यक्रमों के माध्यम से एम्पावर्ड करता है। तो केरल का कुटुंबश्री ये पीसीएस के लिए कर लेना। एक एग्जाम्पल वगैरह में आप इसको मेंस में यूज कर सकते हैं, यूपीएससी में, वुमेन एम्पावरमेंट में। कुछ समझ में आ रहा है? कहाँ एक ही पॉइंट को हम दो अलग अलग एंगल से यूज कर सकते हैं। आपको यूज करना आना चाहिए कंटेंट को, इंसान को नहीं। ठीक है, चलिए। वित्तीय समावेशन यानी सबको उस एक्सेस मिल जाए, है ना। तो फॉर्मल तरीके से बैंकिंग सेक्टर से जोड़ दिया इसने। ठीक है, 7 करोड़ एक्टिव, 7 करोड़ जो है इसने उधारकर्ताओं को सेवा दी है। ठीक है, ये अलग चीज है, सबको जोड़ रहा है। इसका सोशल इफेक्ट इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? माइक्रो फाइनेंस जो है ये एजुकेशन, हेल्थ, पोषण में सुधार करता है, पारिवारिक हिंसा को कम करता है। भैया पैसा कम आएगा, बीवी कहेगी कि लाओ पैसे लाओ, तो क्या होगा? उस फ्रस्ट्रेशन पे लोग 90% लोग शराब का सेवन करते हैं। समझ में आ रही चीजें? तो इसलिए पारिवारिक हिंसा कम होगी। चलिए, उज्जवल स्मॉल जो फाइनेंस बैंक है, इसने छोटे कदम एक इनिशिएटिव लिया है, जिसे कई स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण, रिफॉर्म किया है, उसमें रिन्यूअल किया है उसको, उससे मदद मिली है। ठीक है, ये आप छोड़ सकते हैं या फिर बता भी सकते हैं। तो बेसिकली यही काम की, ये लाइन काम की चीज थी। चैलेंजेस इतनी अच्छी चीज है, बट चैलेंजेस भी हैं। देयर आर सम चैलेंजेस। कई बार उधार पर उधार लेके एक विशियस साइकिल पे फंस जाते हैं। एक उधार चुकाने के लिए दूसरा उधार, दूसरा को उधार चुकाने के लिए, जैसे कि ये मैं हूं, मैंने आरती जी से 100 रुपीज जो है बोरो किया, उधार ले लिया, चलो ठीक है। अब आरती जी ने मांगा तो मैंने डिम्पल जी से लेके दे दिया। डिम्पल जी ने पैसे मांगे, मैंने शिवांगी जी से 100 रुपए ले लिए। शिवांगी जी ने मांगा, मैंने मिसबा जी से ले लिया। एक साइकिल चल रहा है, कभी ना खत्म होने वाला। कुछ बात समझ में आई? चलिए, लोग अक्सर यहाँ पे तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स वगैरह क्या करते हैं, इस तरह की चीजें, वो एप्पल गुआवा का फोन ले लेते हैं, उसके बाद फिर करते रहते हैं। सभी नहीं करते हैं, कुछ लोग हैं तेज तर्रार, अपने आप को समझते हैं। चलिए, तो कुल मिला के संपत्तियों का 8 से 10% जो है उन उधारकर्ताओं से जुड़ा हुआ है जिनके पास 4 से अधिक उधारकर्ताओं से ऋण होते हैं, उधारदाताओं से ऋण होते हैं। बिल्कुल होते हैं। ब्याज दरें भी काफी होती है, 12 से 30% तक तो होती है। तो रीपेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुद्दा क्या है? आरबीआई और जो राज्य जो सहकारी अधिनियम द्वारा ये रेगुलेट होते हैं, तो परिणाम स्वरूप अलग अलग लॉ से, यानी आरबीआई का लॉ अलग है, इनका लॉज अलग है, इसीलिए दोनों कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं और लोग फिर उसमें ट्रांसपेरेंसी भी कम। राज्य वाले अगर हम बात करें, स्टेट जो कॉरपोरेशन जो है, उसमें तो कितनी धांधली है आप सोच भी नहीं सकते। मुझे लगा था कि विपक्ष इस मुद्दे को उठाएगा, लेकिन ये क्यों उठाएगा भाई? ठीक है, चलिए। गिरवी और डिफॉल्ट का जोखिम, यानी बिना गिरवी रखे माइक्रो फाइनेंस ऋणों का ओवरड्यू ऋण बढ़ा दिया है इन्होंने, 28,000 करोड़। जोखिम तो है कि भैया कहां से पेमेंट करेंगे, कुछ गिरवी है नहीं, पैसा लेके भाग गए तो क्या होगा, है ना। वित्तीय और सामाजिक लक्ष्यों को एक बैलेंस, संतुलित करने के लिए लाभकारी तो है ही। प्राकृतिक आपदा या आर्थिक मंदी आती है तो फिर रीपेमेंट करना मुश्किल हो जाता है, तो अमाउंट स्टक हो जाता है, ये भी एक समस्या है। तो गवर्नमेंट इसके लिए कर क्या रही है? ये टॉपिक बेसिकली मेंस का टॉपिक है, लेकिन कुछ कुछ चीजें प्रीलिम्स यहाँ मैंने मेंस मेंशन कर दिया है। ठीक है,
तो एसएचजी को बैंक लिंक प्रोग्राम से जोड़ दिया गया, यानी उन जो ग्रुप्स हैं उनको उत्पादन आधारित ऋणों को बढ़ावा देता है ये जो प्रोग्राम है। यानी आप अपना प्रोडक्ट बनाइए, बैंक उस प्रोडक्ट को देखेगा और आपको अमाउंट सैंक्शन कर देगा, उस ग्रुप को, पर्टिकुलर को नहीं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तो है ही, 20 लाख रुपए तक माइक्रो लोन ले सकते हैं, मुद्रा योजना। ठीक है। आरबीआई का एक जो स्टैंडर्ड जो नॉर्म्स है, मानदंड बनाया कि एनबीएफसी गैर जमा, यानी गैर जमा का मतलब क्या हुआ शिवांगी जी, आरती जी, जहां पे आप अपना अमाउंट, वो आपको मतलब जैसे कहते, नॉर्मल बैंक में क्या है कि आपने 10,000 रुपए जमा किए अपने बैंक में, 4%, 3.5% आपको उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है। ऐसे बैंक जो ये जमा स्वीकार नहीं करते, जैसे अगर आप, तो उन बैंकों के लिए व्यवसाय सहायक के रूप में काम करने की ये अनुमति देता है। यानी कि आप उनको जमा तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को आपको फाइनेंस देना है तो फाइनेंस कर सकते हैं, एक अमाउंट लेकर, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाकर आप ले सकते हैं। ठीक है। तो मेनली तो जो बैंकों को पैसा आता है वो ऐसे ही आता है ना, प्राइवेट बैंक्स में। चलिए, एनबीएफसी की बात करूं, प्राइवेट बैंक नहीं। तो माइक्रो फाइनेंस ऋण के लिए नियामक ढांचा ये 2022 में फिर से रिस्ट्रक्चर करके उसको डिफाइन किया गया, जिसमें कहा गया, देख लीजिए, नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त समर्थन, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। प्रीलिम्स में ध्यान रखिएगा, ये एक एक लाइन ऐसी है जो जहां पे अगर आप थोड़ा सा भी चूकेंगे तो जाएंगे। ठीक है। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है, आगे की राह में उधारकर्ता प्रति ऋणदाता की एक लिमिटेशन है, 2 लाख रुपए तक, या और ऋणदाताओं को 3 तक सीमित किया जाए। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क ने कहा है कि भैया सबको नहीं बांटना है। जी शिवांगी जी, नहीं नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो डिपॉजिट डिमांड को स्वीकार नहीं कर सकते कि आप अपना वहां पर पैसा डिपॉजिट करें, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है। लेकिन आपको वो, जैसे सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते यार, सीधी सी बात समझो, है ना। एआई और एमएल का यूज किया जा सकता है। देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, बिल्कुल यूनिक चीज बता रहा हूं, हालांकि यूनिक नहीं है ये, थोड़ा ध्यान देने की बात है ना। एआई और एमएल यानी मशीन लर्निंग, एआई एल्गोरिथम, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इसका यूज किया जा सकता है। कौन डिफॉल्ट हो रहा है, कौन संभावित है, पोटेंशियल किसमें है डिफॉल्ट होने का, तो आप एक पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो आपने अगर ये लाइन लिख दी इकोनॉमी वाले सेक्शन में, आपको क्या लग रहा है, इसमें 1 मार्क्स या 0.5 मार्क्स मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ये बात समझ में आ रही है। यानी आपने टेक्नोलॉजी से जोड़ के दिखाया, आंसर जितना डाइवर्सिफाई होगा, इकोनॉमी से रिलेटेड हो, थोड़ा साइंस टेक से हो, मल्टीपल, एक ही क्वेश्चन में आपको अलग एंगल से, और हर चीज का इंप्लीमेंटेशन, जब तक अगर आप नहीं कर रहे हैं अवेयरनेस, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, हालांकि वो होता भी नहीं है। आप लोगों की जानकारी के लिए, रॉकेट साइंस नाम की कोई चीज नहीं होती है, कोई कोर्स नहीं है कि जो आपने कर लिया। ठीक है। चलिए, अब इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात करें, तो एमएफआईएस को किफायती आवास, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों के साथ हम जोड़ सकते हैं। उधारकर्ताओं को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में मदद करना, यानी वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। सारे पैसे उठा के चलो गणेश चतुर्थी आ गया तो उड़ा दें सारा पैसा, वैसा नहीं करना है। दीपावली आ रही है तो सारा उड़ा दो पैसा, वो नहीं करना है। दक्षिण राज्यों से सीख लिया जा सकता है, जैसे कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में ये माइक्रो फाइनेंस का संचालन ठीक ठाक दिख रहा है, सफल है। नॉर्थ इंडिया में नहीं है, क्यों? ऐसा नहीं है कि सब लोग
वहां पे कैपेबल है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत सारी स्कीम वहां भी चल रही है, लेकिन दक्षिण के राज्यों ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में रखा। ये कोर में जाके देखिएगा तो यही बात है। एक कहते हैं ना, डिसिप्लिन में वो ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? चलिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया नहीं, इंडिया का ही सदर्न पार्ट, इंडिया का ही नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, चलो। पॉपुलेशन कम होगा तो अवेयरनेस अपने आप आएगा मैडम जी। मैं 15 साल से ये बात कह रहा हूं, लोग आज ये बात कर रहे हैं, मैं 15 साल पहले से बात कर रहा हूं। कोर में तो जनसंख्या ही है, सीधी सी बात है, पॉपुलेशन ही है। आप आज रोड बनाइए, 10 साल के बाद पॉपुलेशन बढ़ गई तो आपको और उस रोड को ब्रॉड करना होगा, चौड़ा करना होगा, जगह ही नहीं होगी। सबके लिए दुकान अवेलेबल नहीं होगा, गरीब के नाम पर फिर वो कुछ लोग, दबंग लोग कब्जा कर लेंगे सड़क के किनारे रोड पे, वो सबको फिर किराए पे चढ़ाएंगे शॉप लेकर, पार्क को, अवैध पार्क पर कब्जा कर लेंगे, उस पर शॉप खड़ा करके उसको रेंट पे चढ़ाएंगे, यही होगा ना। चलिए, तो हमारे देश में गरीबी जो है एक बिजनेस मॉडल है, ये ध्यान रखिएगा। मैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, लेकिन सच्चाई यही है। जैसे बिहार में बाढ़ एक उद्योग है, अब लिख मत देना यार, ये समझाने के लिए कह रहा हूं। बहुत सारे लोग बाढ़ में ही करोड़पति बनते हैं फिर, है ना। चलो, ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें शामिल है, सरकारी कर्मचारी भी है, आम आदमी भी है, लाभान्वित तो वो भी हो रहा है। चलिए, अब रेमिटेंस की बात कर लेते हैं, नए टॉपिक। क्लियर है सभी को? यानी आपने क्या सीखा इसमें से? अब इसी टॉपिक को आप, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट में, अगर, जैसे आपको मैं एक एंगल से बता देता हूं। आपदा आएगा तो देख, नहीं 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 नहीं, दे के नहीं जाएगा। नहीं 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 मैडम जी, कुछ को दे के जाएगा, कुछ का छीन लेगा। मेरा घर अगर टूट गया, बारिश में बह गया, तब तो ये गलत हुआ मेरे साथ। लेकिन इनलीगल ऑक्युपाई किया था, जैसे मैंने कहा ना, यमुना के, अगर दिल्ली में अगर आप देख लीजिए इसके, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं आपको बता सकता, लेकिन मैक्सिमम जो इंक्रोचमेंट है वो नदियों के किनारे ही होता है पूरे देश में। पता है कि बाढ़ आनी है, पहले ही सामान निकाल लिया जाता, फिर कहते हैं भैया 100 करोड़ का मेरा सामान था झुग्गी झोपड़ी में, वो बनाए रखा जाता। और इसके लिए बकायदा, ये ऐसा भी नहीं कि कोई गरीब व्यक्ति ने जाके बना लिया, कोई गरीब व्यक्ति नहीं, कोई दबंग व्यक्ति ने वहां पे प्लॉट, उसको बेच दिया है या फिर रेंट में दे रहे हैं, ये हो रहा है। ठीक है, चलिए। और जब कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आएगा तो वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? इन्वेस्ट करने के लिए फिर रियल स्टेट में जाएंगे, जमीनों पे कब्जा होगा। अब जमीन बचे नहीं है तो फिर महंगे महंगे, अब कभी सोचा है 1500 2000 स्क्वायर फीट का एक 3 बेडरूम फ्लैट जो है, 2000 स्क्वायर फीट कोई बड़ा, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, बट शहरों के लिए बहुत बड़ा एरिया है ये। गांव में तो इतना में तो पशु जो है ना, गाय बैल बंध जाए इसमें, है ना, वो भी इससे बड़ा होता है। इस घर की कीमत 3 से 5 करोड़ के बीच में होती है। ऐसा क्यों है? और वो फ्लोर, ये ऐसा नहीं कि जमीन दे दिया गया आपको, ये फ्लोर में, एक ही फ्लोर में, मतलब अगर 2000 स्क्वायर फीट का है तो 4 फ्लैट यहाँ पे बना दिए एक फ्लोर में, और वैसे 100 मंजिला बना दिया गया। लागत पता है कितनी आती है? 30%। सब कुछ लेके 70% क्या है? ब्लैक मनी, ये जनरेट हो रहा है। चलिए, तो इसीलिए मैं टॉपिक पे रहना चाहता हूँ थोड़ा सा। चलिए,
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आम आदमी, इमली आदमी, कुछ भी हो, सबका वही हाल है। ठीक है, क्योंकि हम जैसे होंगे हमारे नेता भी वैसे ही होंगे, क्योंकि हमारे बीच से ही नेता निकल के गए। ठीक है, चलो आइए अब लिमिटेशंस पे बात कर लेते हैं। आरबीआई आरबीआई ने कहा पिछले 4 सालों में अमेरिका, यूके जैसे जो डेवलप्ड इकोनॉमी है वहां से पैसा ज्यादा आया है, और ये खाड़ी जो गल्फ कंट्री है उनको पीछे छोड़ दिया गया है। ठीक है, रीजन क्या है? बस एक लाइन, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में नहीं आएगा, ये टॉपिक प्री के लिए होगा। ठीक है, डेटा में अगर बात करें 11 से लेकर 23-24 के बीच में ये लगभग डबल हो चुका है। बस इस पे फोकस करना, लगभग डबल हो गया, अमाउंट नहीं, डबल हो चुका है इन 2011 टू 23-24 में। ओके, सोर्स क्या है? सबसे ज्यादा पैसा कहां से आ रहा? अमेरिका से, फिर यूएई से, फिर यूके से, फिर सऊदी अरब। 1 2 3 4 5, ये याद कर सकते हैं, पीसीएस में आ जाएगा। आगे क्या जाएगा? आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, सबसे पैटर्न में चेंजेस क्यों आया है? अब आ जाओ मुद्दे की बात। यूपीएससी के प्री में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है मे बी, तो ये है, सस्ता है, थोड़ा वैश्विक औसत से सस्ता है। डिजिटल, अगर डिजिटाइजेशन जो हुआ है, इससे छोटी रकम के लिए नगद लेन देन अब सामान्य है। पैटर्न में बदलाव क्यों आया है? क्योंकि अमेरिका यूरोप में मजबूत श्रम बाजार है, व्हाइट कॉलर नौकरियां ज्यादा है, महामारी के बाद अब जो इंसेंटिव जो मिला है प्रोत्साहन के लिए, प्रवासियों की आय बढ़ाई गई वहां पे, इसलिए अब सैलरी ज्यादा है वहां पे। और खाड़ी देशों में बात करें तो कम कौशल वाली नौकरियों में कमी आई है, क्योंकि मशीन से ज्यादा काम हो रहा है, अब ऑटोमेटिक हो रहा है ना। तो उनकी जो नीति है जो सऊदी अरब में, निर्गत और जो काफला जो है वो लागू है, यानी कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनके पास जाके आपको अपना सबमिट करना पड़ता, हालांकि अपना पासपोर्ट वगैरह सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, जो आपको एम्प्लॉय जॉब दे रहा है वो आपको सारा लेन देन वहीं से करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिक्कत है अभी वहां पे। चलिए, तो रहन सहन बहुत अच्छा हो वहां पे ऐसा नहीं है। चलिए, तो अब जिनके पास पैसा आ गया ऑब्वियस है कि वो विकसित देशों की तरफ बढ़ रहे हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे उच्च शिक्षा के लिए प्रवास बढ़ा है, हायर एजुकेशन के लिए लोग जा रहे हैं। बस इतने याद रखिएगा, बाकी चीजें अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? कोई भी रेमिटेंस तो किसी भी कंट्री के लिए है। ठीक है, तो भुगतान संतुलन यानी डॉलर में आएगा तो डॉलर आएगा इंडिया में। आप जैसे कि ऐसे समझिएगा, ये शिवांगी जी हैं, ये अमेरिका में रहती हैं, इंडिया में अपने घर में पैसा भेज रही हैं, तो ये डॉलर में भेजेंगी, कन्वर्ट होगा इंडियन रुपये में और इनकी मम्मा को मिल जाएगा। आईएफएस बन गई, आईएफएस बन गई तो सैलरी जो है उसी कंट्री का जो भी अमाउंट होगा, ठीक है, वो क्रेडिट होगा घर भेजने, कुछ तो अपनी जरूरतों के लिए रखेंगी, कुछ अमाउंट घर भेजेंगी, तो ये मनी एक्सचेंज होगा, फिर इनको इंडियन रुपीज में, इनके घर वालों को इंडियन रुपीज में मिलेगा। ये बात समझ में आई? चलिए, तो बीओपी हो गया, तो लगभग आधा वित्त पोषण करते हैं। इसके अलावा तो ये हमारा जो इंपोर्ट है उसको भी थोड़ा सा बैलेंस में रखता है, क्योंकि भारत बहुत ज्यादा निर्यात करता हो, एक्सपोर्ट करता हो ऐसा है नहीं। 1.7 या 1.9% ही है टोटल, अगर हम एक्सपोर्ट देखें ग्लोबल लेवल पे। ठीक है, गृहस्थी का लेवल पे भी इसका इफेक्ट है, ऑब्वियस है, लाइफस्टाइल थोड़ा सुधर जाएगा, है ना। चलिए, केरल का तो 36% जो है, ये तो खाली रेमिटेंस से ही आता है। ठीक है, माइक्रो फाइनेंस में भी ये एफडीआई वगैरह में अधिक सहायता करेगा, ऋण स्टेबल रहेगा, यानी स्थिर प्रेषण देश, यानी मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रेलिया से भेजा जा रहा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर,
तो मार्केट में बहुत ऊपर नीचे कि आज 20 रुपए है, कल 60 रुपए हो जाएगा, कल 100 रुपए हो जाएगा, या फिर 100 रुपए तो कल ओवर द नाइट ये 20 रुपए में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। स्टेबल कंट्री है ना। अब पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है ना। अफगानिस्तान में कुछ भी हो सकता है, अफ्रीकन कंट्री में कुछ भी, सभी नहीं बट अफ्रीकन कंट्री में हो सकता है ये। तो ये उधारी लागत को कम करते हैं और वित्तीय, सरकारी वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। ठीक है, तो रेमिटेंस का हिस्सा तो है ही। ठीक है, एक उसके लिए चलिए, तो अब क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाल के बदलाव ने जो भारत में प्रेषण जो है, हाल में हालिया बदलाव के कारण मैक्रो और माइक्रो दोनों स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान किया है, ये क्वेश्चन बन सकता है अगर दोनों को मिला दिया जाए तो। इसको अलग से नोट करके चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, कंटेंट यहीं से मिल जाएगा, 150 वर्ड्स हो गया। अब आप ऐसे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं, इसको आप एनसीईआरटी या फिर कोई पाठ्य जो बुक्स हैं इकोनॉमी की, क्या आप लिखना संभव है? कोई बताइए। क्या ये रमेश सिंह से लिख लीजिएगा? नहीं लिख पाइएगा। क्या आईसी ढींगरा से लिख लीजिएगा? नहीं लिख पाइएगा। दत्तन सुंदरम से लिख लीजिएगा? नहीं लिख पाइएगा। मिश्रापुरी से लिख लीजिएगा? नहीं लिख पाइएगा। क्लियर है? तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस जो हैं, उसके लिए बुक तो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन जो टेक्निकल क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा बुक में, लेकिन उसका मेंस पॉइंट जो है, मेंस के पर्पज से आपको बुक में मिलेगा भी, सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। कुछ समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, इसीलिए करंट अफेयर जरूरी है, पूरे साल जरूरी है। अब लोगों को लगता है कि 3 महीना पढ़ के वो क्या बोलते हैं, 365 और 965 वो पढ़ के काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये तो वही बात हो गई कि आपने साल भर खाना नहीं खाया, ठीक है, और क्या किया, हाँ हाँ, अब 3 महीना से हम खाएंगे, यानी अगर आरती जी को मैं कहूं कि चलो अब आपको सिर्फ 3 महीना खाने को मिलेगा, बाकी के जो 9 महीने हैं वो खाने को नहीं दिया जाएगा। आरती जी बोली गए थे बिल्कुल सर, बॉडी बन जाएगा उससे, लाइफ सेट, ऐसा कुछ आरती जी। एक एक टॉपिक पर डेली आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं ना कि इतने लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी ही तो कर रहे हैं, सिलेक्शन कुछ का ही क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका डेडिकेशन आपके डेडिकेशन से ज्यादा बेटर है। जब आप सो रहे थे, जब आप कहीं और बिजी थे, तब वो लोग पढ़ रहे थे। जब आप रील देखने में बिजी थे, कुछ और चीजों में बिजी थे, व्यस्त थे, तब वो लोग अपना फोकस हटने नहीं दे रहे थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, है ना। बहुत ज्यादा नहीं, बट अभी चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ये क्या है। कुल मिला के पेंशन की बात हो गई, तो पेंशन यानी आफ्टर 60 ईयर्स आप कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कहीं पे 62 है, कहीं 65 है ना। कहीं 65 मतलब जनरल तो 60 ही है, 62 है। ठीक है, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट 62 एंड 65, कुछ याद हो तो। बट सब लोग तो जज नहीं हो सकते ना। चलिए, तो कॉमन मैन के लिए क्या है, 62 है, 60 + 62, ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड से अगर शोर आ रहा है तो मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा यू नो आ रहा है क्या? क्योंकि मेरे कानों में तो बहुत ज्यादा तेज बजने लगा। अच्छा, आप लोगों को नहीं आ रहा है? ठीक है, तो मैं कुछ इसका इलाज करता हूँ, पहले मुझे एक सेकंड दीजिए। अरे अरे अरे,
कुछ हो सकता है इसका। हम्म। हम्म। चलिए, यूनिफाइड पेंशन, ठीक है। तो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यानी PFRD। फुल फॉर्म क्या है इसका? ये भी यूपीपीसीएस पूछ सकता है। अगर बैकग्राउंड में नॉइज आएगा तो मुझे बताइए, ठीक है। तो इसकी नियमावली, रूल्स जो आया है उसके तहत यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये ऑपरेट करती है, ठीक है। उसके लिए अधिसूचना जारी की है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन इसको रेगुलेट करता है? ये रेगुलेट करता है, ठीक है। तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए ये स्कीम को क्रियान्वित करना इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये पेंशन स्कीम है क्या? तो गवर्नमेंट जो सर्वेंट है उनको एक विकल्प दिया जाता है कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पेंशन जो वही PFRDA है, ठीक है। सोमनाथन समिति ने क्या किया था? NPS के पुनर्गठन, रिस्ट्रक्चर की सिफारिश की। हाँ, आपको आ रहा है क्या मिसबा जी? अच्छा, बाकी लोगों को भी ये डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? अच्छा, अब होने लगा। अच्छा, किसी को हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। थोड़ा थोड़ा, ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ा सा ये कीजिए अभी। अब वही है ना कि धर्म के नाम पे अब क्या बोला जाए। चलिए, आइए तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, यूपीएससी के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बस ये लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर रहने देते हैं, ठीक है। 23 ये कंपनी अधिनियम जो है एक संकल्प लिया था, ठीक है, वैधानिक बन गया, यानी कानूनी बन गया। ऑब्जेक्टिव है कि वृद्धावस्था में आय अशोर्ड रहे, पेंशन फंडों को रेगुलेट करना। कौन सा मंत्रालय देखता है? ये इंपॉर्टेंट है, वित्त मंत्रालय। मुख्यालय दिल्ली ही होगा ऑब्वियस है। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक उनका चेयरमैन होगा और उनके 6 मेंबर्स भी होंगे, 6 मेंबर्स, ठीक है। इंटरमीडिएट और जो सब्सक्राइबर के बीच विवादों का समाधान करना, ठीक है। विवाद होगा कुछ तो उसी के लिए वो बैठा हुआ है, ठीक है। पात्रता क्या है? अब ये देख लीजिए, कर्मचारियों को कम से कम 10 ईयर्स तक लगातार अपनी सेवा देनी पड़ेगी, ठीक है, तभी पेंशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और सेवानिवृत्त करो जो कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त तिथि से ही पेंशन प्राप्त करेंगे। यानी मान लीजिए 10 तारीख को अगर मैं रिटायर हो रहा हूं तो 10 तारीख से ही या 11 तारीख से ही मुझे पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, वहां से काउंट स्टार्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो 1 अप्रैल 2025 के बाद सेवा में आने वाले नए भर्ती जो कर्मचारी उनके लिए ये होगा। 31 मार्च 2000 पहले, यानी पहले जो थे इससे पहले वो स्वैच्छिक था, ऑप्शनल था। 7th कर्मचारियों के नियमों के तहत दिया जा रहा था। अब अगर सब्सक्राइबर यूपीएस का विकल्प चुनने से पहले ही उसका निधन हो गया है, उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी विडो को पेंशन, पत्नी को पेंशन का लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये भी प्लस पॉइंट है, ठीक है। लाभ के लिए पात्रता वही 10 साल कम से कम सर्विस होना ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा 25 साल अगर आपने जॉब कर ली है तो स्वैच्छिक रूप से आप जॉब को क्विट कर सकते हैं, तो आपको पेंशन मिलेगा। कंट्रीब्यूशन क्या करना होगा इसके लिए? तो मूल वेतन जो है, मूल वेतन यानी ग्रॉस, जो आपकी मूल वेतन हमेशा कम होता है, याद रखिएगा मोटे तौर पर। उसके बाद आपको टीए डीए एचआरए सब ऐड होने के बाद महंगाई भत्ता वगैरह टीडीएस सब काट वाट के फिर मिलता है, ठीक है। तो 10% का
महंगाई भत्ता का 10% योगदान करेंगे। केंद्रीय कर्मचारी जो केंद्रीय सरकार और मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 8.5% योगदान करेगी, यानी कि ये पर्सन है और ये गवर्नमेंट है। इस पेंशन में क्या पर्सन जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 10% अपने मूल वेतन का। गवर्नमेंट क्या करेगी? वही मूल वेतन एंड महंगाई भत्ता, ठीक है। गवर्नमेंट भी ये 8.5 करेगी, यानी कि मान लीजिए 100 रुपए में 10 रुपया इसे कंट्रीब्यूट करना है, तो गवर्नमेंट इस पे 8.5 रुपए देगी। क्लियर? क्लियर है? चलिए, तो ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। 25 वर्ष के बाद 12 महीने का औसत मूल वेतन पेंशन सुनिश्चित हो जाएगा, यानी 25 साल तक अगर आपने सर्विस कर रखी है तो अंतिम का जो 12 महीने की औसत मूल वेतन का 50% ये पेंशन बनेगा। पेंशन कैसे है, अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, न्यूनतम काम की चीज क्या है? 10 वर्ष की सेवा के बाद 10,000 रुपया हर महीना तो मिलना तय हो गया। 10 से 25 वर्ष के बीच में अगर कहते हैं तो प्रोपोर्शनेट आपको पेंशन मिलेगा। पारिवारिक यानी फैमिली पेंशन जो होता है वो थोड़ा कम होता है, वो 60% ही मिलेगा आजीवन पत्नी को, यानी विडो। पेंशन, मैं भी पेंशन पे चल रहा हूँ, सब ऐसे समझिएगा। मैं पेंशन पे ही चल रहा हूँ और पेंशन के बाद भी मेरी डेथ हो जाती है तो मेरी जो विडो है उनको भी पेंशन मिलेगा, बट वो 60% होगा। यानी खर्चा कम हो गया ना, एक आदमी का कम खर्चा हो गया इसीलिए, पर विडो को मिलेगा ही फिर भी। कौन कहता है कि एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है भाई, है ना? चलिए, क्लियर है? वो बैठ के खाने वाली जो बात है ना, ये वही आती है हमारे, जिसको लोग बहुत ही गर्व से कहते हैं पकोड़ा इकोनॉमी, उनको पता ही नहीं है। चलिए, काम करे ना करे पैसा आता रहेगा, वैसा कुछ। हाँ, जैसे एक बार आप कहीं पे कब्जा करके जमीन पे वो बना लीजिए दुकान मकान और फिर उसको रेंट पे लगा दीजिए, वेरी गुड, कुछ इस तरह का। सबको इजी मनी चाहिए। चलिए, ठीक है, क्लियर है? तो चैलेंजेस क्या है? ठीक है, अभी चैलेंजेस तो रहेगा ही, भुगतान वगैरह में डिले होता है, ठीक है, इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्री के लिए ही क्वेश्चन है इसमें। मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आप इसको देख सकते हैं कि हाँ, एक रिटायरमेंट का प्रोग्राम है तो महंगाई से सुरक्षा वगैरह मिल जाती है, वित्तीय स्थिरता वगैरह मिल रहती है, पारदर्शिता रहेगी, पेंशन का लाभ विधवा तक ही सीमित है। तो ऑब्वियस है, सीमित और क्या होना चाहिए? क्या उसके सारे बच्चों को मिलना चाहिए? ठीक है, चलिए, क्लियर है? तो ये टॉपिक जो है आपका ये प्रीलिम्स के लिए था, ठीक है, पूरा का पूरा प्रीलिम्स लिख दिया है। आना चाहिए, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आना चाहिए यूपीएससी में। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है निर्माण में आत्मनिर्भरता, चलिए बहुत अच्छा टॉपिक है। मेटी इसको क्या कर रहा है, ये जो मंत्रालय है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है, मेटी शॉर्ट फॉर्म, एज को रन करेगा। योजना क्या है? आत्मनिर्भरता के लिए 4 श्रेणियां बनाई गई है। कैटेगरी 4 है डिजाइन, कंपोनेंट, असेंबली एंड मूल उपकरण निर्माण, ठीक है। तो योजना के भी कंपोनेंट का भी कुछ और डिपार्टमेंट है, जैसे रजिस्टर बनाना है, कैपेसिटर बनाना है, सेंसर है, फिल्म है, लेंस है, उस पर फोकस किया गया क्योंकि सब आयातित है, यानी चाइना से मंगाया जाता है, ठीक है। तो इस योजना में, यह योजना उद्योग द्वारा सामना की जा रही जो चुनौती है उसको विभिन्न प्रकार से वित्तीय प्रोत्साहन, यानी अगर कॉमन सेंस में अगर मैं लेमैन टर्म्स में बात करूं तो आप अगर किसी लेंस की बात करें या सेंसर बनाना है, कैपेसिटर बनाना है, तो आप एक फैक्ट्री, छोटी सी फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट क्या देगी? लोन बहुत ही सस्ते दरों पर देगी। अब सवाल ये उठता है कि
गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो वर्तमान में हम ग्लोबल जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट है उसका 4% ही है इंडिया के पास है, जबकि 140 करोड़ का देश है। और मुख्य रूप से ये असेंबली पे फोकस्ड है। असेंबली का मतलब अलग अलग पार्ट्स को जुगाड़ से जोड़ तोड़ के बना देना। डिजाइन और घटक उत्पादन इसमें बहुत ही लिमिटेड है, यानी कंपोनेंट खुद बना लेना है नहीं, ऐसा नहीं है। ये इंपोर्ट करते हैं, चाइना में बन जा रहा, सस्ते में मिल जा रहा है, उसको महंगा बना के बेच दो, सस्ते का माल महंगे में बेचो। इंडिया में 90% ऐसे ही चलता है काम, तो R&D में काम ही नहीं है। तो घरेलू उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि भी हो रही है, थोड़ा अभी 5 गुना वृद्धि हुई है 24 तक, ऐसा नहीं कि वृद्धि नहीं हुआ है। तो भारत में बिकने वाला जो स्मार्टफोन है 99% वो देश में ही बनाया जा रहा, आत्मनिर्भर तो हो ही चुका। ठीक है, तो घरेलू बाजार में बनाने से क्या होगा? तो आप जो चाइना से खरीद रहे हैं या किसी और देश से आप इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो आपको जो डॉलर में पैसा पे करना पड़ रहा है। और हमारे जो वर्कर हैं वो असेंबली में है, तो प्रोडक्शन का कुछ पता नहीं है। तो खुद बनाएंगे तो कॉस्ट कम होगा, एक बड़ा मार्केट तो है ही हमारे लिए। अगर स्किल्ड वर्कर होंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा। बहुत सारी मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया तो है ही, है ना। बेसिक एक सप्लाई चेन हमारी बन जाएगी। कल को चाइना देने से इनकार करे, या वॉर का टाइम हो या कुछ और रीजन हो, तो इसीलिए भारत में बहुत ज्यादा, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर हम ये कहें कि सब लोग जो निर्यात बेस्ड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी, जैसे चाइना, कल लोग उससे खरीदना, सामान खरीदना बंद करते भूखे मरने लगेगा। भारत के साथ ये नहीं है, क्योंकि जो उत्पादन हो रहा है यहाँ पे खपत हो जा रहा है, कंज्यूम बेस्ड है हमारी इकोनॉमी, है ना। तो मुख्य रूप से असेंबली पर जोर देना, डिजाइन और घटक पर जो इनोवेशन कम है, ये सब। तो अभी डोमिनेंस चाइना का है, जैसे रेयर अर्थ मेटल, तो इसके लिए अब इंडिया कुछ कर नहीं सकता, हमें दूसरे विकल्प देखने पड़ेंगे। लेकिन जो चीज हम कर सकते हैं उस पर डिपेंडेंसी तो लाना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेमीकंडक्टर मिशन है, ठीक है, फेज मैन्युफैक्चर प्रोग्राम है, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति है 2019 का, PLI स्कीम है 2.0, वो IT हार्डवेयर के लिए, ठीक है। और बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के लिए PLI, यानी एक LSEM जो है मोबाइल फोन के निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। तो क्यों चाहिए आत्मनिर्भरता? राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम चाइना से मंगा रहे हैं 56%, डेटा वगैरह जो है, सप्लाई चेन का इशू हो कई बार होता है ना, आयात में वृद्धि होती है तो ट्रेड बैलेंस जो है डामाडोल हो जाता है। ठीक है, रणनीतिक अवसर की बात करें तो वैश्विक कंपनियां चीन से बाहर देख रही है, तो हम अगर हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर ले, तो कोई भी जो कंपनी आज से 4 साल 5 साल बाद चाइना को छोड़ के अगर कहीं और ऑप्शन देखेगी, तो भारत उसमें से बेटर विकल्प होना चाहिए। कंपटीशन बढ़ेगा, निर्माण लागत किफायती होगा, कॉस्ट कम हो जाएगा। भारत में न्यूनतम मासिक वेतन जो है थाईलैंड के वेतन का 46% है। कितना कम, यानी थाईलैंड में जो लोग 46 रुपए कमा रहे हैं, हम लोग यहाँ मतलब उसका 46% है। उनको 100 रुपए मिल रहा है तो हमें 46 रुपया ही मिल रहा है। और श्रम बल कितना है? 12 गुना बढ़ा है थाईलैंड से। इतना छोटा सा देश है, तो लाभ मिल सकता है। ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट निर्माताओं के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, क्योंकि अभी शिपिंग लागत चीन से अधिक है, ऑब्वियस है। अभी इनिशियल लेवल पे तो कॉस्ट ज्यादा ही होगा। जैसे कि स्मार्टफोन के लिए $8 जो शिपिंग लागत बनाम चीन से, ये जीरो, चीन में ये 80 पैसा पड़ता है, इंडिया में पड़ता है ये $8 का शिपिंग कॉस्ट। कहाँ 80 पैसा, कहाँ 8 रुपया। अब अगर मैं दोनों डॉलर में है, मैं आपको एक समझाने के लिए बता रहा हूँ रुपीज में, है ना।
तो वैश्विक ओलिगोपोली, यानी एक R&D करने के लिए पूरा जो कंपोनेंट हमारे पास, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, अगर पूरा पाइपलाइन में है, उसको डेवलप कर लिया हमने, एक असेंबलिंग लाइन हमने तैयार कर रखी है। तो कोई भी, जैसे कि जापान के पास क्या है, R&D की ताकत है। ताइवान के पास क्या है, नॉलेज, चूंकि सारा जो नॉलेज दिया गया है ताइवान को, अमेरिका ने दे रखा है। सेमीकंडक्टर का हब है माना जाता है। ठीक है। तो समर्थक उद्योगों का अविकसित होना, भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए रासायनिक उद्योगों का उन्नत करना पड़ेगा। तो एक चीज को हमें डेवलप करने के लिए दूसरे सेक्टर्स पे भी काम करना होगा, तो वहां भी प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहां भी लोगों को जॉब्स मिलेगा। लेकिन जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है, फिर से वो कहूं, कोई भी इसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। आपको पॉपुलेशन को कम करना ही पड़ेगा। ठीक है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं क्योंकि बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं। वेरी गुड। भारत को गैलीनियम और जर्मेनियम जैसे जो रेयर अर्थ है, उसके लिए तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, इसके लिए आयात पे ही हमें डिपेंडेंस रहना पड़ता है। 2023 में इंडिया ने 30 महत्वपूर्ण खनिजों को आइडेंटिफाई किया था, जिस पर वह निर्भर है, जिन पर वह निर्भर है, यानी कि हमें इंपोर्ट पे ही निर्भर रहना होगा, है ना। तो कुशल कार्यबल की कमी, तो हमारे यहाँ पे जब फैक्ट्री ही नहीं है तो स्किल्ड वर्कर कहाँ से आएंगे। तो पहले तो पूरी वो चेन हमें पहले बनानी पड़ेगी। R&D पे काम करना पड़ेगा। निष्कर्ष में ही कि R&D पे काम करना होगा। टैरिफ को थोड़ा युक्ति संगत बनाना पड़ेगा। वर्कफोर्स तैयार करना होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा। ओवर द नाइट तो होगा नहीं, कोई कंट्री करेगी नहीं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से 10 साल जो जिस काम को करने में लग रहा था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से वो 1 साल में संभव है। हमें सिर्फ सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर कल को XYZ कंट्री, कोई कंट्री नहीं करेगा, बट XYZ कंट्री मैं नाम ले लेता हूं, ठीक है, चलो, कोई कंट्री नहीं देने वाला, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए, भाई इंडियन जो जेट का जो इंजन है, वो अपना देने को तैयार हो जाता है, सपोज को डेवलप कंट्री। ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि 1 साल में इंडिया प्रोड्यूस कर देगा अपना जेट इंजन, 1 साल में, क्योंकि पूरा उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप ऑलरेडी है। हम अपना कावेरी इंजन और बहुत सारी जो चीजें चला रहे हैं अभी, आयातित करना पड़ रहा है। इंजन के मामले में कहें तो वो तो इंजन तो आयातित ही होता है, इंपोर्ट ही हो रहा है। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से ये होगा, तो आप कम, यही चीज अगर आपने पहले से एक इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रखा है, तो कल को देर सवेरे कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है। तो या फिर हम अपना खुद से इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम। क्लियर है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक निर्माण हब जो भारत का सपना है वो बन जाए, यानी दूसरा चाइना होने जा रहा है। तो चाइना को मदद करने तो अमेरिका ने मदद कर दी, भारत को कोई मदद करेगा नहीं, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ चुका कि चाइना की मदद करने से क्या हो सकता था, क्या हुआ है, उसका कॉम्प्लिकेशन उसको पता है। तो अब इसीलिए अमेरिका दुकान चलाने में ज्यादा बिलीव करता है ना। बात समझ में आ गई। चलो, दोनों को कंबाइन कर देता हूं। क्यों प्राप्त करनी चाहिए। चलिए, भारत के इलेक्ट्रॉनिक घटक निर्माण क्षेत्र द्वारा सामना की जा रही वाली चुनौतियों को उजागर कीजिए। भारत को क्यों इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी चाहिए, ये क्वेश्चन बन सकता है UPSC लेवल पे। ठीक है, क्लियर है। कोई सवाल किसी का। डायमेंशन जितना भी दे रहा हूं समझ में आ रहा है। जो भी R&D हो, हमें उसमें पर्यावरणीय एंगल को भी देखना पड़ेगा। एनवायरमेंटल एंगल नहीं देखिएगा तो फिर वो डेवलपमेंट डेवलपमेंट नहीं रह जाएगा। ठीक है। चलिए, चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता रे
ये तो हो चुका था ना, रिपीट है ये तो अरे टॉपिक रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। इक्वलाइजेशन लेवी कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, एक विद फाइनेंस जो विधेयक का बिल है, ये 16 वाला, इसमें प्रस्तावित किया गया कुछ अमेंडमेंट को, जिसको इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल जो टैक्स है, अब ये लागू नहीं होगा। ठीक है, था क्या ये, पेश किया गया था, जिसे इसका उद्देश्य था कि डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है उस पर टैक्स लगाना था। ई कॉमर्स जो विदेश में है, जैसे अमेजन वगैरह कंपनियों का जो कमा रही है भारत में, उस पर, जैसे अमेजन ने भारत से मान लीजिए कि 10 अरब रुपए का, बिलियन डॉलर का व्यापार किया, तो भैया टैक्स तो बनता है। तो इसमें व्यापार, बिजनेस टू बिजनेस लेन देन पर टैक्स लगाने के लिए विज्ञापन से आय, अर्जित आय शामिल होगा इसमें। क्या क्या शामिल था, ये सब था। अब इसमें चेंज क्या किया गया वो देख लेते हैं। तो इसमें इसी लेवी के दायरे को बढ़ाकर अब ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज को भी शामिल किया गया। गूगल को जो फाइन लगा था वो इसी पे लगा था। ठीक है, तो जस्टिफाई किया गया कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों समान प्रतिस्पर्धी का एक माहौल मिलना चाहिए। टैक्सेशन का जो डिफरेंसेस है वो कम होना चाहिए, यानी विदेश में स्थित कंपनियों को भारत में भौतिक उपस्थिति ना होने के कारण टैक्स से बचने से रोकता है। यानी अब आपको यहाँ टैक्स देना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि हम तो, मेरा कंपनी तो बाहर फॉरेन में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। आप अगर यहाँ व्यापार यहाँ कर रहे हैं, जैसे क्या आपका अमेजोन है, एप्पल है, वो क्या कह रहा है कि भैया हम तो अमेरिकन कंपनी है, वेरी गुड, यार तुम ट्रेड कहाँ कर रहे हो, इंडिया में, तो टैक्स दो ना इंडिया में। ठीक है, तो विदेशी डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगाना था। तो विदेशी ई कॉमर्स दिग्गज भारत में कर प्रणाली में योगदान करें, बिल्कुल करना चाहिए। कोविड के बाद डिजिटल लेन देन ज्यादा बढ़ गया है, तो एक रेवेन्यू सोर्स उभर के सामने आया है ना। कोई सोच सकता था आज से मैं कहूं कि अगर 7-8 साल पहले की बात करें, तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का कोई फ्यूचर देख पा रहा था? आज 1 रुपए का माचिस भी खरीदना है, कोई कहता चेंज नहीं है, तो रुको यार हम चेंज देते हैं तुमको, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, है ना। चलिए, तो चिंता क्या है, अमेरिका के साथ जो ट्रेड वाला जो अभी हुआ है कि 50% टैरिफ लगाया गया, वेरी गुड। अच्छा, टोन आप लोगों ने आज अखबार में देख भी लिया होगा, टोन थोड़ा डाउन हो गया है ना। अभी और होगा। तो इक्वलाइजेशन लेवी को विशेष रूप से अमेरिका और विदेशी व्यापार में एक अवरोधक के रूप में है भाई। प्रतिशोधी शुल्क का जोखिम है, अन्य देश प्रतिक्रिया स्वरूप हमारी कंपनियों पर ज्यादा टैक्स थोप सकते हैं। डबल टैक्सेशन, दोहरे जो कंपनियों पर दो, मतलब अमेरिका में भी टैक्स दो और यहाँ भी टैक्स दो, तो जिससे कि ऑपरेशनल कॉस्ट उसका बढ़ सकता है। बिल्कुल, बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुल मिला के प्री का टॉपिक। आपको ये, अगर किसी टॉपिक या किसी इसमें आता है कि भाई टैक्सेशन को और कैसे मजबूत कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डबल टैक्सेशन, ठीक है, तो वहां लगाओ तो हम भी यहाँ लगाएंगे। आप डॉलर में लगाओगे, हम भी उतना डॉलर बढ़ाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? किसी भी, अच्छा चलो हम थोड़ा सा लीक से हट के बात करते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को इनिशियल लेवल पे बनाने पे कॉस्ट ज्यादा आता है, लेकिन हम डेली डेली प्रैक्टिस कर ले, उस पर एक्सपर्टीज हासिल कर ले, तो कम टाइम पे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ सकती है, राइट। जैसे हाथ से अगर शर्ट बना रहे हैं तो 1 दिन का टाइम लग जाएगा, लेकिन यही मशीन से बनाए तो 1 दिन में हम 100 शर्ट तैयार कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं। डिपेंड करेगा आपका साइज, मशीन का साइज क्या है, कि कितना लेवल, कितना बड़ा है ना। अब इनिशियल लेवल पे आप ये काम कर रहे हैं, लेकिन डिजिटल अभी मार्केट में जो सर्विस सेक्टर हमारा जो बूम किया हुआ है, 70% तक, 70 नहीं तो हाँ 70% तक चीजें जो है ऑनलाइन हो चुकी हैं, हर चीज।
तो टैक्स क्यों ना लगाया जाए? अगर नहीं लगा रहे थे तो ये तो गूगल अपने जो प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑब्वियस अपना प्रोडक्ट बना रही है, बेच रही है, रिसर्च कर रही है, सब कुछ है, तो टैक्स देने में क्या दिक्कत है? बात समझ में आ रही है? चलिए, क्लियर है? चलिए, किसान उत्पादक संगठन, इस टॉपिक को देख लेते हैं जरा सा। क्यों चर्चा में था किसान उत्पादक संगठन? सरकार ने ये 10,000 जो किसान उत्पादक संगठन है उसकी स्थापना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया है। तो 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का एक योजना के तहत किया गया था, पीएफओ योजना, ये योजना थी। ये योजना क्या है? 2020 में बजट में दिया गया था। एक केंद्रीय योजना है, सेंट्रल की योजना थी, जिससे कि एक होलिस्टिक रूप से एक इकोसिस्टम बना प्रदान करना था, जिसकी आय उन्मुख कृषि, यानी कि आय उन्मुख का मतलब क्या हुआ? जैसे जो तुरंत कैश में हमें पैसा मिले, है ना, कृषि समुदाय सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा इससे। ठीक है, आय मतलब कि जैसे शुगर केन है, कॉटन है ना, इस टाइप से फिशरीज है, तो उसके लिए छोटे छोटे किसानों को एक कृषि व्यापार कंसोर्टियम, SFAC, राष्ट्रीय शहरी सहकारी विकास निगम, NCDC, नाबार्ड, नेफेड इसमें शामिल है। कौन कौन शामिल है इसमें, इस कार्यकारी एजेंसी में? ये इंपॉर्टेंट है। तो आय जो कार्यकारी जो एजेंसी है, क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन, 5 वर्ष के लिए पेशेवर सहायता प्रदान करने में इन्वॉल्व रहना है। कुल मिला के किसानों का एक क्लब, 50 किसान, 100 किसान का एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। वही थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म्स में बात करें तो हम जो SSG है उसी का थोड़ा सा ये बेहतर रूप है। ठीक है, तो विशेष ध्यान देने के लिए जैसे छोटे किसान हो, मार्जिनाइज फार्मर्स है, महिला किसान है, ST SC है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है, इसमें इन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, तो ये तो दिमाग में बैठा ही लो, यूनिवर्सल ट्रूथ है। एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण पर भी ये फोकस करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, विशेषज्ञता विकसित की जा सके, यानी अलीगढ़ का ताला है तो ताला ही, मैं किसान की बात कर रहा हूं यहाँ पे। आप समझिए कि कोई मगही पान हो गया, कतरनिया चावल हो गया, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ललित अमरूद हो गया, तो ब्रांड बना के बेच सकते हो। तो उत्पाद प्रसंस्करण, उसका उसको बेचना हो, विपणन करना हो, ब्रांडिंग करना हो, या उसको एक्सपोर्ट करना हो, तो उसको बेहतर बनाया जा सकता है। क्लस्टर का मतलब क्या हुआ? एक पूरा बेल्ट बना दिया गया क्लस्टर के रूप में। डिस्ट्रिक्ट आधारित भी कर सकते हैं, उसमें फिक्स है। ठीक है, तो विशिष्ट वस्तु आधारित दृष्टिकोण पर आधारित है, यानी पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ वही चीज उपजाई जाएगी, उसके लिए एक्सपर्टीज मिलेगा, सहायता मिलेगी हर तरीके से, है ना। 3 वर्षों तक प्रबंधन लागत के लिए सरकार जो है ये 18 लाख रुपए दे रही है, और प्रति किसानों को 2,000 रुपए तक देगी। 15 लाख रुपए तक ये PFO को मिलेगा। ठीक है, क्रेडिट 2 करोड़ रुपए तक, अगर ऋण योग्य ऋणदाताओं से परियोजना ऋण जो मिलेगा वो 2 करोड़ तक मिल सकता है, कि आप 2 करोड़ तक आप ऋण गारंटी की सुविधा मिल जाएगी। अगर बड़े फर्म के रूप में आप स्टैब्लिश कर रहे हैं खुद को, तो 2 करोड़ तक सरकार देगी आपको, यानी जो टैक्स वैक्स लगना वो सब माफ हो जाएगा। इसमें भी देखिए महिलाओं को 40% महिलाएं शामिल है 30 लाख किसानों में से। ठीक है, जैसे दूध उत्पादन की बात करें तो जहां उत्पादक शेयर धारक होते हैं, सामूहिक संगठन है ये किसानों का, और सब के पास अपना शेयर है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाएगी, है ना। तो रजिस्टर्ड जो हुआ है ये कंपनी अधिनियम के तहत ही रजिस्टर्ड हुआ है। सहकारी समाज अधिनियम 1912 का, उसके तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। एक रजिस्ट्री पोर्टल पर भी इनको रजिस्टर्ड होना जरूरी कराना होता है। एक यूनिक जो रजिस्ट्रेशन जो है, आइडेंटिफिकेशन कोड भी इनको मिलता है, पूरी तरह से वैलिड हो गया, है ना। छोटे किसान का जो कृषि व्यापार कंसोर्टियम है, राज्य सरकारों को
पीएफओ का गठन में सहायता प्रदान करना है, यानी अगर आप यूपी से हैं तो यूपी में राज्य सरकार करेंगी, आप एमपी में या केरल में है, तमिलनाडु में। ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी पेशेवर तक जो तरीके से उसको मैनेज करने की के लिए जो ट्रेनिंग है, ट्रेंड जो, एक तो ट्रेनिंग की कमी, दूसरा ट्रेंड कर्मियों की कमी, स्किल्ड वर्कर की कमी है या पेशेवर की कमी है। पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान, यानी आधुनिक तकनीक, भंडार, परिवहन की अवसंरचना की कमी जो है, ये स्टैंडर्ड को, फिर नॉर्म्स को पूरा नहीं होने देते हैं, इसीलिए पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान होते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब वस्तु बनने से पहले ही खराब हो जा रहा है, ऐसा समझिए। भंडारण के लिए अन्य सुविधाओं में निवेश करने से के लिए संघर्ष करते हैं, क्रेडिट तक पहुंचने में इनको समस्याएं आते हैं। बनने के बाद, पोस्ट हार्वेस्ट, सॉरी, हाँ, बनने से पहले कैसे होगा? ठीक है। तो गुणवत्ता मानक और प्रमाणन, सर्टिफिकेशन वगैरह भी प्राप्त करना कठिन होता है। बिल्कुल, हमारे एक मित्र ने कितने पापड़ बेले हैं ये मुझे पता है। ठीक है। नॉर्म्स को मीट नहीं कर पा रहे थे, फसाई उनको सर्टिफिकेट दे रहा था तो, बट उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। चलिए, जलवायु परिवर्तन और जो एनवायरमेंटल, जो अगर स्थिरता की बात करें तो ज्ञान की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है। तो पेड़ कटना तो कटो, ऑक्सीटोसिन से वो प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे हमारे इंडिया में, तो यही है ना। कभी सोचा है कोई भी पर्व त्योहार में अचानक हलवाई के पास इतना मिठाई कहां से आ जाता है? प्रोडक्शन तो फिक्स ही है ना। एक गाय अगर 10 लीटर दूध दे रही है सपोज, या 5 लीटर दूध दे रही है, तो वो तो उतना ही देगी ना। ऐसा थोड़ी ना कि दीपावली में ज्यादा दूध देने लगेगी। तो समझ में आई बात? हाँ। चलिए, इसके अलावा बाजार में, मार्केट में जो, इसलिए पर्व त्योहार में तो बिल्कुल भी बाहर का मिठाई खाना ही नहीं चाहिए। मैं तो नहीं खाता हूं। ठीक है। कम से कम पर्व त्योहार के दिन तो नहीं, उसके 10 दिन पहले, 10 दिन बाद नहीं खाना है। वो करवा चौथ आ जाए तो देखिए घेवर ही घेवर मिलने लगता है। वेरी गुड। चलिए, तो बाजार में जो फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, एकल फसल पर ध्यान केंद्रित करने वाले, यानी फोकस अगर है, तो फसल विफलता, अगर उनका फसल बर्बाद हो गया, क्लाइमेट क्या बोलते हैं, ओला पड़ गया, सूखा हो गया, मार्केट से प्याज गायब हो गया, कुछ ऐसा अगर हो गया मिस हैपनिंग, तो उतार चढ़ाव के कारण आय और लाभ प्रदाता, यानी उनको, उनके जो प्रॉफिट है उस पर भी असर पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या आगे का रास्ता हम अपना सकते हैं इसके लिए? उत्पादकता बढ़ाने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट, यानी फसल तैयार होने के बाद उसको बचाना भी तो जरूरी है। आपके प्लेट तक पहुंचाना, खेत से लेकर प्लेट तक। क्या? खेत से लेकर प्लेट तक, ये वर्ड उठा लीजिएगा। इंग्लिश में भी वही लिखिएगा, खेत से लेकर प्लेट तक, प्लेट तक। आप इसमें थिंग्स ऑफ इंटरनेट, कृषि प्रबंधन सॉफ्टवेयर का यूज किया जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमा कीजिएगा, एक अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। मेंस में आधुनिक कृषि प्रथाओं का हमें यूज करना होगा, मतलब उसको इंप्लीमेंट करना होगा। बेस्ट जो प्रैक्टिसेस हैं वो करना होगा, नुकसान को कम करने के लिए यही करना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका है नहीं। अभी भी बैलगाड़ी से अगर आप खेती, हालांकि अब तो कोई करता नहीं है, लेकिन अभी भी जो मार्जिनाइज जो फार्मर है, वो तो अभी भी उसी पे डिपेंडेंट है ना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा। इफेक्टिव जो संसाधन प्रबंधन है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी, तो ट्रेंड करना होगा। तो उसके लिए आयोग भी बनाया गया अलग से, है ना। स्कोरिंग मॉडल, यानी विभिन्न चरणों में, स्टेप में एक स्टैंडर्ड मॉडल की आवश्यकता होगी, जो वित्तीय संसाधन और जो उनके स्टेक होल्डर है उनको रिसोर्सेज प्रदान करने से पहले उनकी क्षमता को समझने में मदद करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब लाइनें मेंस में आनी चाहिए। गुलाब शाल जी, आप जरा विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सवाल आपने पूछा था। ऐसे तो
सारे बच्चे आंसर लिखने में इसी पर मारामारी कर रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, लेकिन आपने पूछा था इसीलिए बता दिया आपको, तो जो पूछेगा उसी को बता पाऊंगा, है ना। चलिए, भारत की जैव अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, ठीक है। सॉरी, अब इसको हम कल करेंगे। कोई दिक्कत परेशानी? कोई सवाल है, किसी तरह का डाउट है, यू कैन आस्क मी। अब इतना आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, थोड़ा और भी जाके ट्राई कर लीजिएगा, कहीं कहीं देख लीजिएगा, कोई पढ़ा दे तो। 1-1.5 घंटे में तो 20 टॉपिक हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। चलिए, भगवान उनका भी भला करे। क्लियर है? चलिए, ओके गाइस, बाय फॉर नाउ, मिलते हैं कल।